आज की वीडियो होने वाली है कुछ खास। आज की वीडियो होने वाली है कुछ खास। आपके पड़ोसी के घर से आएगी जलने की बात, क्योंकि इस अटेम्प्ट में आप करेंगे सीए को पास। सो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं सीए आदर्श लोढ़ा आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरी एफआर की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। किस तरह से मैंने स्क्रैच से लेकर अपनी एग्जाम टाइम तक पूरा एफआर को पढ़ा था, कितने रिविजन्स मैंने किए थे, क्या मटेरियल मैंने यूज किया था, एंड नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस जो भी आपके हैं वो सब कुछ मैं आंसर करने वाला हूं। आप जिस तरह से लव एंड सपोर्ट मेरे साथ शेयर कर रहे हैं और मुझे आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोग जितनी मेहनत करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड डेफिनेटली आपका ये सपोर्ट मुझे बहुत आगे ले जाने वाला है। सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपके साथ शेयर करता हूं कि किस तरह से सबसे पहले मैंने एफआर को कितना टाइम दिया था। सो एफआर को मैंने जो है वो 3 to 4 मंथ्स का टाइम दिया था, जिसमें मैं अपने आर्टिकलशिप के साथ मैंने डिसाइड कर लिया था कि एफआर के जो लेक्चर्स है वो मैं आर्टिकलशिप से आता था और उसके बाद शाम को दिखता था, और कुछ लेक्चर्स का बैकलॉग अगर बच जाता था तो वो मैं सैटरडे संडे को कंप्लीट करता था। इस तरह से मैंने लेक्चर्स का जो है टारगेट 3 to 4 मंथ्स जो है वो एफआर के लिए रखा था, क्योंकि एफआर का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, उसमें बहुत सारे इंडेस हैं और भी चीजें हैं। सो मैं चाहता था कि एफआर को बहुत अच्छे से कवर करूं और इससे बहुत अच्छा स्कोर मेरे को लेके आना था। मेरा में टारगेट एग्जामिनेशन प्लस का ही था स्टार्टिंग से। सो इसीलिए मैंने इसको अच्छा खासा टाइम दिया, और जब फर्स्ट टाइम जब मैं टीचर्स पढ़ा ही रहे थे तभी मैंने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था, एक बार समझ लिया था सब चीज। बट मैंने लेक्चर्स किन टीचर्स से ले रहे हैं, सो जो इंडस्ट्री चल रही है सीए इंडस्ट्री, टीचिंग इंडस्ट्री, उसमें यूजुअली जो एफआर पढ़ा रहे थे पहले टीचर्स, वो 300 से 400 घंटे के लेक्चर सिर्फ स्पेसिफिकली एफआर के होते थे। और इतना ज्यादा टाइम एक सब्जेक्ट को देना यानी कि बहुत अनफेयर बात हो जाती। तो मैंने सोचा कि यार इतना ज्यादा लेक्चर्स तो मैं देख भी नहीं पाऊंगा और इतना टाइम भी नहीं होता आर्टिकलशिप के बाद कि हम लोग इतने लंबे लंबे घंटे के लेक्चर्स देखें। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे टीचर को पकड़ता हूं जो कि कंसाइज वे में मुझे पढ़ाए और सारी इन डेप्थ डिटेल्स भी दे और आईसीएआई का अच्छा खासा मॉड्यूल कवर करें, क्योंकि मेन जो गीता है आईसीआई एग्जाम्स पास करने की वो आईसीआई मॉड्यूल है। तो आईसीआई मॉड्यूल को जो कवर करे ऐसे टीचर्स को मुझे फोकस करना चाहिए, और इसीलिए मैंने जो है AIR1CA जो कि इंस्टीट्यूट है अजय अग्रवाल, अतुल अग्रवाल सर की, उनके लेक्चर्स परचेज करे फॉर एफआर। एंड फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, उन्होंने क्या फाड़ू एफआर पढ़ाया है। मतलब हर एक एक चीज एफआर की जो है वो उनके कॉन्सेप्ट नोट से लेकर उनके जो क्वेश्चन सॉल्विंग कराने का तरीका, एवरीथिंग उन्होंने बिल्कुल बकवास नहीं करके, टाइम पास नहीं करके, जो जो खास खास मटेरियल है वो सब कुछ पढ़ाया और वो सारी चीजें कवर अप कराई जो आईसीआई मॉड्यूल में थी, और जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, जिससे कि मेरी एफआर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हुई थी। अब मैं किस तरह से क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करता था एफआर के लिए। सो एफआर के जो क्वेश्चन आंसर्स थे, बेसिकली जब मैं जिन टीचर से क्लास ली थी जैसे AIR1CA से, सो वो हमको हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराते थे, और कुछ ही क्वेश्चन से जो एग्जाम मतलब होमवर्क के लिए देते थे, तो जो होमवर्क के क्वेश्चन थे वो प्रैक्टिस कर लेता था, और जो क्वेश्चन वो सॉल्व करा रहे थे क्लास में उनको मैं समझ भी लेता था और रफ बाय रफ अपनी एक कॉपी बना ली थी जिसमें वो क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन जो कि आईसीआई मॉड्यूल के थे, एमटीपी आरटीपीस के, वो सारे कंपाइल क्वेश्चंस की उनकी जो क्वेश्चन बैंक थी उस क्वेश्चन बैंक से मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि ये जो उनकी क्वेश्चन बैंक है, मतलब ये इतनी मोटी थी और इसमें सारे क्वेश्चंस कवर अप थे। तो मतलब मैंने जो है मतलब अलग अलग जो भी सारे सब्जेक्ट्स के थे, जितने भी क्वेश्चंस हर एक इंडेक्स से रिलेटेड थे, वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लिए थे। और क्वेश्चन सॉल्व करते करते टाइम मैंने इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर ली कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है, या फिर ये जो एडजस्टमेंट है ट्रिकी है, इसको मेरे को फोकस करना चाहिए, या जो भी मुझे लगता था वो मैं फर्स्ट टाइम में ही मार्क कर लेता था कि ये इसको मेरे को ध्यान रखना है आगे की तरफ। तो ये इस तरह से मैंने जो है क्वेश्चंस एंड आंसर्स को है सॉल्व किया था। इसके बाद मैंने स्टडी अप्रोच क्या रखी थी, किस तरह से मैं इसको पढ़ता था। सो बेसिकली पढ़ने के लिए मैं क्या करता था कि जो मेरे कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, देखो एफआर में जो है ना इंडेस है, और इंडेस का बेस क्या है, उसके कॉन्सेप्ट नोट्स अगर आपको अच्छे से आएंगे तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। मार्क माय वर्ड्स, क्वेश्चन तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आएंगे। तो मैंने क्या करा, पहले कॉन्सेप्ट नोट्स को समझा, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करी, और क्या क्या उसमें पॉइंट्स है वो सब कुछ मैंने ग्रास्प करे। सो जैसे अगर मैं स्टार्ट करूं, कोई एक इंडेक्स नंबर 20 जो कि अपना गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर उनके जो कॉन्सेप्ट नोट्स है ना उसको मैं हाईलाइट भी करते जाता था, और ऐसे उनके कॉन्सेप्ट नोट्स में अलग अलग हेडिंग्स होती थी कि जैसे मीनिंग क्या है, फिर उसके बाद ग्रांट अगर हम असेट्स के लिए दे रहे हैं तो वो क्या होता है, कैश के लिए दे रहे हैं तो किस तरह से एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं। सो इस तरह से अलग अलग हेडिंग्स है, मैं हेडिंग वाइज चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता था, और उन्हें समझने के बाद और एक बार अच्छे से इंडेक्स पूरा समझ में आ गया, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करने के लिए ले जाता था। तो ये मेरा अप्रोच रहता था स्टडी करने के लिए। अब मैं ये बताता हूं कि मैंने कितनी बार इसको रिवीजन
टाइम करा। सो एफआर के लिए मैं जो रिवीजन टाइम वो अलॉट किया था वो बेसिकली 4 से 5 बार था। वैसे तो मैं अपनी एक वीडियो में आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि मैंने कैसे रिवीजन किया था 6 मंथ्स के अंदर, बट ये जो एफआर है मैंने रिवाइज किया था। पहले मैंने जो थे इसको 8 से 10 डेज दिए थे, फिर उसके बाद मैंने जो इसको 6 डेज दिया, फिर उसके बाद मैंने इसको 4 डेज का टाइम दिया, एंड उसके बाद मैंने 3 डेज का टाइम देके एफआर को पूरा रिवाइज किया था एग्जाम के पहले। यानी एग्जाम के पहले मैंने 4 बार इसको अच्छे से रिवाइज किया था और 2 बार और पहले किया था, बट वो 2 बार कैसे किया था वो मैं आपको बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा। सो ये मैंने इस तरह से 4 रिवीजन जो है एफआर के कंप्लीट सिलेबस के लगाए थे। और इसमें मैं जो फर्स्ट रिवीजन कर रहा था तो मैंने क्या करा कि क्वेश्चंस जो थे उन क्वेश्चंस में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर दिया, और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस है जिसमें रिपीट हो रहे हैं या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं उसको मैंने काट दिया, पूरा उसको देखा ही नहीं मैंने। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको ही देखता था और उनको रिवाइज करता था, जिससे कि मेरी जो एग्जाम के 1.5 डेज रहेंगे उसमें मुझे ज्यादा टाइम ना लगे रिवीजन करने के लिए। सो ये मैं स्ट्रैटेजी बनाकर अपने जो सिलेबस उसको कंसाइज करते जाता था ताकि चीजें मेरे लिए आसान बने। जहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे या कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी या कुछ एडजस्टमेंट था उसको मैं जो है स्टिकी नोट्स पे लिखकर और वहां पे हाईलाइट कर देता था कि ये चीज मुझे फोकस करनी है, ताकि सिर्फ मेरा ध्यान उन सब चीजों पे जाए, एक्स्ट्रा कोई भी फालतू की चीजों पे ना जाए और मैं अपना टाइम सेव कर पाऊं। सो इस तरह से मैंने क्या करा था, रिविजन करा था, और रिविजन करने के बाद मैं जो है मॉक टेस्ट लिखता था। फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट ही सब खेल बनाता है और सभी खेल मॉक टेस्ट से बिगाड़ता है। तो आप मॉक टेस्ट जरूर 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 लिखो, ये मेरा सजेशन है। और मैं कैसे करता था कि जैसे 8 से 9 डेज का मैंने पूरा जो स्टडी रिवीजन स्लॉट रखा था किसके लिए, एफआर के लिए। तो उसके बाद मैं क्या करता था कि 9th डे मतलब मैं पूरा 8 दिन पढ़ता था, उसमें से 8th वाले डे एक बार पूरा रिवाइज करने की कोशिश करता था, और 9th डे मैं अपना जो है एक मॉक टेस्ट जो है वो लिख लेता था एफआर का। सेम 6 डेज के लिए जब आया तब, सेम 5 डेज के लिए जब आया तब, और 3 डेज के लिए जब आया तब। तो इस तरह से मैंने जो है पढ़ता था 2 दिन और फिर थर्ड डे जो है मॉक टेस्ट लिखता था। तो ये इस तरह की अप्रोच रख के मैं मॉक टेस्ट करता था। इससे मेरा ब्रेन भी ट्रेन हो रहा था और मेरी प्रैक्टिस भी इंप्रूव हो रही थी कि मेरे को एमसीक्यूज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, मेरे को सारी चीजें हो रही कि नहीं हो रही। और अब एमसीक्यूज की मैं बात करता हूं तो फ्रेंड्स, एमसीक्यूज प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं तो आप एमसीक्यूज को बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। इसलिए एमसीक्यू के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपको रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने सारे मटेरियल हैं, ये हैं वो हैं, कोई यूज ही नहीं है उनका। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे आप एमसीक्यूज को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। सो एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट नोट्स पे, कॉन्सेप्ट बुक पे ज्यादा फोकस करना है। अब इसके बाद रिवीजन के टाइम पे एक और चीज मुझे बहुत हेल्प करी थी, वो थी अजय अग्रवाल की रिवीजन वीडियोस। कुछ चैप्टर स्पेसिफिकली इंडेज या फिर जो भी चीजें कुछ जो मुझे समझ नहीं आता था, मैं क्या करता था, एक बार पहले पूरा रिवीजन वीडियो देखता। रिवीजन वीडियो देखने से मेरे को वो चीजें ब्रशअप हो जाती है माइंड में। फिर उसके बाद मैं अपने कॉन्सेप्ट नोट्स को समझता, लर्न करता, एंड उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करता। तो ये अप्रोच से क्या हुआ कि मेरा रिवीजन बहुत अच्छा तरीके से हुआ, चीजें मुझे ग्रास्प भी हुई और मैं बहुत अच्छे से अपना जो एफआर में आउटपुट दे पाया। तो ये चीजें जो थी मैंने रिवीजन और मॉक टेस्ट से रिलेटेड आपके साथ शेयर करी। इसके बाद मैंने पास्ट ईयर के आरटीपीज, एमटीपीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे कि नहीं देखे। तो जो मेरा अजय अग्रवाल, अतुल अग्रवाल का कंटेंट था उसमें सब कुछ एनकलकेटेड था। मतलब उसके जो क्वेश्चन बैंक्स थे उसमें सब कुछ था, बेसिकली पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, आरटीपीज, एमटीपीज, सब कुछ। तो मेरे को एक्स्ट्रा मटेरियल रेफर करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, जो मेरे अटेम्प्ट के आरटीपीज एंड एमटीपीज थे और इसके प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स के आरटीपीज और एमटीपीज वो जरूर मैंने देखे थे और उसको मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया था, तो वो बहुत हेल्पफुल थे। एंड आरटीपीज तो आपको डेफिनेटली करना ही है फ्रेंड्स, क्योंकि आरटीपीज से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभार आरटीपीज से वो आईसीआई दे देता है। सो आरटीपीज को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके चलना है। फिर आती है बात कि मैंने एबीसी एनालिसिस का यूज किया था कि नहीं किया था। सो एबीसी एनालिसिस जो था वो एक गेम चेंजर था, वो मेरे को बहुत हेल्प करा अपनी प्रिपरेशन को लाइन अप करने के लिए, प्रिपरेशन को एक प्रॉपर फ्लो देने के लिए। सो एबीसी एनालिसिस में मैं क्या करता था कि जो ए कैटेगरी के चैप्टर्स थे उस पर पहले अच्छे से फोकस करके और उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा, बी कैटेगरी एंड देन सी कैटेगरी। फ्रेंड्स, अगर आप ए और बी कैटेगरी या सी कैटेगरी के कुछ चैप्टर्स को अच्छे से करके जाते हो तो भी आप पास हो सकते हो। फ्रेंड्स, आईसीआई का जो मटेरियल है, वो सिलेबस है, वो बहुत वास्ट है, आई नो, बट अगर हम उसको स्ट्रैटेजिकली और स्मार्टली 60-70% भी बहुत अच्छे से कर लें तो आप पास तो हो ही सकते हो, एग्जामिनेशन भी ला सकते हो और चाहे तो रैंक भी आ सकती है आपकी। सो फ्रेंड्स, ये कमाल है
आप 60-70% को इतना अच्छे से कर लें कि उससे कुछ भी क्वेश्चन है और कैसे भी क्वेश्चन है आप उसको बहुत अच्छे से आंसर कर पाए। तो ABC कैटेगरी वही चीज में आपको हेल्प करता है कि आप A और B कैटेगरी की चीजों को फोकस करके, जिससे क्वेश्चन रिपीटेटिवली आते हैं या ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप उसमें से अच्छा स्कोर कर पाए। और फिर C कैटेगरी के चैप्टर्स जिसपे कम फोकस करके भी आप अगर आए तो आपका फायदा, नहीं आए तो भी आपका कोई नुकसान नहीं। तो इस तरह से ABC कैटेगरी को आप यूज करके अपना जो है स्टडी प्लान अप कर सकते हैं रिवीजन के टाइम पे। फिर फ्रेंड्स आता है कि मॉक टेस्ट लिखना तो बहुत अच्छी बात है, बट मॉक टेस्ट लिखने के बाद उसको सेल्फ एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है। आपको मॉक टेस्ट लिखने के बाद चेक करना है कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी, क्या क्या गलती थी, कहाँ पे डेसिमल्स कितने लगाने हैं, कहाँ पे इंडेक्स मेंशन करना था, कहाँ पे थ्योरी पार्ट लिखना था और मैंने नहीं लिखा, या मेरा बैलेंस कंसोलिडेशन वाला, बैलेंस शीट कंसोलिडेशन वाला क्वेश्चन था तो उसको कैसे प्रेजेंट करना था, या कोई भी XYZ जैसे लीजेस वाले क्वेश्चन हो गए तो उसको कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करना है और एनालाइज करने के बाद एक डायरी मेंटेन करना है। मैंने एक कॉपी मेंटेन कर ली थी जिसमें मैंने सारी अपनी मिस्टेक्स लिख ली थी कि जैसे देख सकते हो आप, मैंने सारी मिस्टेक लिख ली थी कि यार ये गलती मैं मॉक टेस्ट नंबर 1 में कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट नंबर 2 में कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट नंबर 3 में कर रहा हूँ। तो उससे एग्जाम टाइम में जाने से पहले मैंने एक बार वो देख लिया ताकि मुझे ये याद हो जाए कि मैं ये मिस्टेक्स वापस रिपीट ना करूं, और वो मेरे को बहुत हेल्पफुल था। फिर एग्जाम की जो प्रिपरेशन लीव मिलती है उसमें मैंने किस तरह से करा था। सो बेसिकली मेरे को पता था कि FR एक अच्छा वास्ट सब्जेक्ट है, तो मैंने इसको ना 1.5 दिन का टाइम नहीं दिया था, मैंने इसको 3 से 4 दिन का टाइम दिया था जो मेरी एग्जाम के जस्ट पहले था, क्योंकि फर्स्ट पेपर होता है तो 4 दिन का टाइम दिया था और उसमें मैंने 2 रिवीजन करने की कोशिश की थी। तो फर्स्ट 2 डेज में मैंने पूरा एक बार FR कंप्लीट कर लिया और उसके बाद मैंने क्या करा था, अजय अग्रवाल वापस से मैं बहुत थैंक यू करूंगा कि उन्होंने अपने चैनल पे एक रिवीजन वीडियो डाला था, मतलब 10 to 12 आवर्स में लाइव वीडियो था जिसमें वो पूरा चैप्टर मतलब पूरा FR रिवाइज करा रहे थे। और उस FR रिवीजन के इतना गजब मैजिक था फ्रेंड्स कि उन्होंने ना कुछ चीजें बोली थी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे कि ये क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं या इस पे एक्सपेक्टेड ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट डे एग्जाम्स में मुझे वही क्वेश्चंस दिखे हैं। तो ये मैजिक था उनका, पता नहीं उनके पास क्या पावर है कि क्या उनकी रिसर्च है, बट ये बहुत हेल्प करी थी। तो वो रिविजन वीडियोस आप भी आपके अटेम्प्ट में हो तो आप एक बार रेफर करने की प्लान रखिएगा, क्योंकि मेरे पास मेरे को नहीं पता था कि वो ऐसे वीडियोस डालते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो मेरे पास वो मैंने उसको अलॉट ही नहीं करा था टाइम, फिर बाद में पता चला कि ये भी कर रहा था। अगर मैं वो देखकर नहीं जाता तो मैं बहुत रिग्रेट करता। तो वो चीज, वो मैजिक उनके वीडियोस में था, वो रिवीजन वीडियो में था। तो उन्होंने वो जो 10 to 12 आवर्स का वीडियो था उसके साथ मैंने एक बार पूरा FR रिवाइज कर लिया, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उसको वापस मैंने एक बार देख लिया कि ये क्वेश्चंस अगर आते हैं तो मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ क्या, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ क्या। और इन सब चीजों को मैंने फोकस करके 3 दिन के अंदर जो 2 बार, पहले तो 2 डेज में रिवाइज करा, 1 दिन पूरा इनके साथ रिवाइज करा, और अब जो 0.5 डेज बचा था एग्जाम के पहले, वो 0.5 डेज में एक बार जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, फॉर्मूलाज और ये सब चीजें मैंने रेफर कर ली थी, और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया था और पेपर दे के आया। एंड फ्रेंड्स पेपर बहुत अच्छा गया था, बहुत ही सुपर मेरा पेपर गया। एंड मुझे एग्जामिनेशन प्लस मार्क्स आए, 60 प्लस मार्क्स आए। वो मेरे लिए मतलब FR के एक्सपेक्टेड जो स्कोर थे वही सेम एक्सपेक्टेड स्कोर मुझे FR में मिले। सो ये सब चीजें मैंने FR के लिए की थी। और मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट में मेरे स्कोर जो थे वो रेंज कर रहे थे 60-70 के बीच में जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता था। फर्स्ट मॉक टेस्ट में मुझे थोड़े कम आए थे, क्योंकि हाँ टाइम लगता है चीजें याद करने में, फर्स्ट डे से आप स्मार्ट नहीं बन जाते हैं, आप जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो चीजें आपको लर्न होती जाएगी। तो फर्स्ट मॉक टेस्ट में मुझे कम आए थे, बट धीरे धीरे मेरे मॉक टेस्ट में भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगा, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा। एंड जब मेरा फाइनल पेपर दिया मैंने तो 60 प्लस मार्क्स मुझे आए थे एंड वो एक बहुत अच्छा स्कोर था। एग्जामिनेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो ये पूरी स्ट्रैटेजी, ये पूरी चीज़ें मैंने FR एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए करी थी। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आंसर करा हो। आई होप कि आपको ये वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना, और जिस तरह से आप मेरे को हर टाइम सपोर्ट करते आ रहे हैं, ये सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बनाए रखना। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँ AFM की सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी, किस तरह से मैंने AFM पढ़ा था। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आई विल ट्राई टू आंसर इट आउट एंड हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन यू स्टडी बेस्ट, बी द बेस्ट एंड यू आर द CA नेक्स्ट।